के डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपये 40 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 264 रुपये का हो गया है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर की तलब में इजाफे के बायस रुपये की कदर पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा माहिरीन क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, देखा जाए यहाँ पे जो आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है, पहली रोज रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि जो डॉलर को रोक के रखा गया था उसके बाद अब फ्री फ्लोट छोड़ा गया, जिससे शदीद प्रेशर देखा जा रहा है। इस वक्त जो अपडेट जो हमें मिली थी लास्ट टाइम, जो 1 रुपये 40 पैसे डॉलर महंगा होकर 264 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था। अभी करंट अपडेट मिली कि तकरीबन जो है 266 रुपये से भी तजावत कर गया। अभी करंट रेट जो है अभी मुश्किल हो पा रही है, क्योंकि जो मार्केट में बहुत वॉलेटाइल है, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है और रेट देते हुए भी जो फॉरेन डीलर है वो मोहतात हुए हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए, डॉलर माहिरीन का कहना है कि जो 7 कारोबारी रोज में डॉलर 35 रुपए के करीब महंगा हुआ, तो पाकिस्तानी रुपए में बैरिंग करने के बोर्ड में 4000 अरब रुपए का इजाफा हो गया, जिससे माहिरीन का कहना है महंगाई की रफ्तार मजबूत बढ़ जाएगी। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी बसों के किराए में भी होशरुबा इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने के बाद किराए बढ़ा। तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बस टर्मिनल पर। कल पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बसों के किरायों में इजाफा कर दिया है। अंदरूनी सिंध जाने वाली बसों के किरायों में भी इजाफा हुआ है। हमारे साथ एक मौजूद हैं इसी बस टर्मिनल के कॉन्ट्रैक्टर, उनसे पूछते हैं कि मुझे बताइएगा कि कितना फ़ीसद इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है। पहले हमारा चल रहा था 1400, अभी हमने बढ़ाया सिर्फ 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया बढ़ा दिए, क्योंकि इस वजह से क्योंकि डीजल हमारा बढ़ गया। पहले आता था हमारा 60,000 का डीजल, अभी आ रहा है 90,000 का। यहाँ के लाखों रुपए का खर्चा हो गया गाड़ी का, तो बंदा कहाँ से पूरी करेगा। मुझे बताइएगा, ये जो इजाफा हुआ है ये कराची से कौन से शहर जाएगा जो आप कहना चाहते हैं? कराची से सिर्फ लारकाना। जी हाँ, तो उसके इजाफा कर दिया है, तो आप कुछ कहते हैं इस बारे में? एहतजाज वगैरह हुकूमत से करने जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जब हम लोग बोलते हैं कुछ भी नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, जैसे बढ़ेगा हम किराया बढ़ाएंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि एहतजाज तो नहीं कर रहा है, लेकिन पेट्रोल बढ़ेगा तो लाजमी बात है जो है बसों के किरायों में भी इजाफा होगा। लाड़काना के किराए में 100 रुपये उन्होंने जो है वो इजाफा कर दिया। इसी तरह दीगर शहरों जाने वाली बसों के किरायों में भी इजाफा हुआ है। जी, डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर ताजिर बरादरी परेशानी में मुब्तला है। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाल रही है। तफसीलात बताएंगे हबीब खान। बिल्कुल, देखिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है। 35 रुपये का इजाफा है जो कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में किया गया है, जिस पर ना सिर्फ आवाम जो है वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं, बल्कि कराची समेत मुल्क भर की ताजिर बरादरी की जानिब से भी जो है वो इसकी फैसले की जो है वो मजम्मत की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सरबराह हैं शर्जील गोपलानी साहब मौजूद है। शर्जील साहब, हुकूमत ने एक बार फिर जो है वो आवाम पर बम गिराया, बहैसियत ताजिर आप किस तरह देख रहे हैं इस इजाफे को? मैं तो बहैसियत ताजिर और बहैसियत आवाम भी अगर आप देख लें तो ये बहुत बड़ा एक जो है इन्होंने डिफरेंस दिया है पेट्रोल के अंदर। और इतना बड़ा ये अमाउंट है, ये 15% जो है पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पे ऊपर आएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ रिलेट करती है आपकी पेट्रोल के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर। चाहे सब्ज़ी आपकी अगर आनी है वो खेतों से लेके मंडियों तक, उसमें ट्रांसपोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है। हर आइटम का रेट बढ़ जाएगा और ये महंगाई जिस तरीके से तूफान, इसके तो अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का गुजारा कैसे होगा। सबसे बड़ा मसला है आगे रमज़ान शरीफ है, और रमज़ान शरीफ में लोगों की खाने पीने की हर चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ी हुई होती है, लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि रमज़ान शरीफ में जो कारोबार है वो भी मंदा हो जाएगा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा साथ साथ जो 35 रुपये का इजाफा है, एक बड़ा इजाफा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है, जो आप लोगों की मुल्क भर में तरसील होती है सामान की, उसका कितना इजाफा हो जाता है? सिर्फ अगर 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ता है तो 35 रुपये की जंप पे कितना इजाफा होता है? तकरीबन 500 रुपये टन के ऊपर जो है आपका यहाँ से जो पंजाब जाएगा उसका कम से कम डिफरेंस आएगा। 1 लाख रुपए फी ट्रॉलर जो है वो बढ़ जाएगा, जिसमें हमारे 42 से 45 टन माल जाता है। तो अब आप ये सोच लें कि आगे जाके कितना महंगाई बढ़ेगी हर चीज़ के ऊपर। बिल्कुल, शर्जील गोपलानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से बग़ैर किसी मुशावरत के जो है वो ये फ़ैसला किया गया है, आवाम पर बोझ डाल दिया गया। साथ ही साथ ताजिर बरादरी के लिए भी जो है वो मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। तरसीलाती निज़ाम जो कि कराची से लेकर खैबर तक चलता है, और उस तमाम तर निज़ाम में बताया जा रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो उसमें लाख से 1.5 लाख रुपये का जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि 35 रुपये का बड़ा इजाफा किया गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल का सामना है, जिस पर कराची समेत मुल्क भर की ताजिर बरादरी सिर्फ यही मुतालबा कर रही है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसको फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए।
महंगाई के सुनामी ने जहां अशिया ज़रूरिया को शहरियों के पहुंच से दूर कर दिया है, वहीं बी ब्रांड तेल घी बनाने वाली कंपनीज ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया है। तफसीलात बताएंगे बसीम इफ्तिखार। के बाद तेल घी की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस बी ब्रांड की कंपनियों ने तेल घी की कीमतों में इजाफा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बी ब्रांड कंपनियों का जो तेल और घी है 16 लीटर या 16 किलो का जो कनस्तर है उसमें तकरीबन 700 रुपये का इजाफा हुआ है और फ़ी कनस्तर जो कि पहले 7000 का था वो अब बढ़कर 7700 रुपये पर पहुँच गया है। इसी तरीके से तेल भी जो है तकरीबन 60 रुपये इजाफा उसमें देखने हमारे फ़ी लीटर तेल जो है वो तकरीबन 440 पर पहुँच गया है और घी भी जो है तकरीबन 30 रुपये इजाफे से 450 से बढ़कर 480 रुपये किलो पर पहुँच गया है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, सागर चंदानी से जानते हैं। वजह तो ये पाम ऑयल है वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा और डॉलर जो है ना बहुत मतलब ऊपर आ चुका है, तो इसलिए जो ना यही मेन वजह है। सही है। अच्छा, तेल घी महंगा हुआ है तो आपकी सेल पे क्या असर पड़ा है और कितनी सेल कम हो गई है? सेल पे तो जाहिर है फ़र्क पड़ेगा, जितनी चीज़ महंगी होगी तो उतनी जो है ना हर आदमी से दूर होती चली जाएगी, मतलब मुश्किलात तो आती हैं, सेल पे फ़र्क पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि तेल घी महंगा होने की वजह से इनकी सेल जो है उस पर भी फ़र्क पड़ा है और उसके साथ साथ जो ईडेबल ऑयल के रहनुमा हैं और जो ज़राए हैं उनका ये बताना है कि आलमी सतह पर जो पाम ऑयल है उनकी कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस वक्त पाम ऑयल जो है वो कि बंदरगाहों पर मौजूद है और दूसरी जानिब जो है डॉलर की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया, तो जिसका असर तेल घी की कीमतों में जो है वो पड़ना शुरू हो गया और इस वजह से तेल घी की कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी लपेट में ले लिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब है, चीनी भी आम मार्केट के रेट पर मिलने लगी है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगी रूहा फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस फेज़ 2 के एक यूटिलिटी स्टोर पर जो आवाम के लिए सस्ती अशिया के लिए बनाए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे दीगर चीज़ों की तरह यहाँ आटा इस वक्त मौजूद नहीं है। इनका यही कहना है कि आटा तकरीबन 1:30 से 2 बजे यहाँ पे आवाम के लिए मुयस्सर होगा। इसके अलावा जो चीनी के रेट्स हैं वो भी बाहर दुकानों से बस 2 रुपये या 1 रुपये की कमी के से बेचे जा रहे हैं, यानी चीनी बाहर की दुकानों में 90 रुपये किलो बिक रही है जबकि यहाँ 79 रुपये किलो है, यानी 1 रुपये का फ़र्क है। तो आवाम अगर यूटिलिटी स्टोर की तरफ रुख करेगी और वहाँ पे भी बाहर की दुकानों की तरह ही चीज़ों की कीमतें होंगी तो फिर आवाम कहाँ जाएगी। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो यहाँ आए हुए हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ क्या लेने आए थे, अब तक उन्हें जो चीज़ें उन्होंने ख़रीदी हैं नहीं ख़रीदी तो क्या रेट्स हैं। जी मैं आया था, मैंने मैसेज भेजा था कल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 5566 पे, ये ऐप है बेनज़ीर BISP वालों की, तो उस पर मैंने अपना NIC मैसेज किया है, तो उस पर मेरा रिटर्न जो है मैसेज भी आया है। और आप यूटिलिटी स्टोर पर जाओ, आपका ये कोड है तो आप उधर ख़रीदारी करो। इधर मैं आया तो काउंटर पे जो भाई मौजूद था उसको मैंने दिखाया है कोड भी, वो बोल रहा है कि आप हम नहीं दे सकते हैं, ये मैसेज गलत है। हालांकि वो उधर से मैसेज इस्लामाबाद से ही आया है, नादरा वालों की तरफ से BISP। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की जानिब से सस्ती अशिया के लिए इनका जो मैसेज होता है वो दिखाकर यूटिलिटी स्टोर पर दीगर दुकानों के बरक्स सस्ती अशिया मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो आए हैं तो उन्हें फ़िलहाल नहीं दिया गया राशन वगैरह। तो इनका ये भी कहना था कि हम बड़ी दूर से आए हैं, 120 रुपये किराया लगाकर यहाँ जब हम अपनी दिहाड़ी जो है दिहाड़ी ज़ाया करके यहाँ यूटिलिटी स्टोर करते हैं तो यहाँ पर जब उन्हें चीज़ें ही मुहैया नहीं होती तो फिर वो कहाँ जाए। अपडेट करें आपको, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद $1 269 रुपये 50 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा एक ही दिन में कहाँ तक जाएगा डॉलर? जी देखा जाए जो गुज़िश्ता हफ्ते रुपए की कदर में तेजी से कमी देखी गई थी, जो नवा हफ्ता नया हफ्ता शुरू हुआ है आज पहली रोज इंटरबैंक में डॉलर जो है मजीद तगड़ा और रुपया मजीद कमजोर हो गया है और कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे अब तक महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर 262 रुपये 60 पैसे की बुलंद सतह से बढ़कर 269 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। 7 कारोबारी रोज में डॉलर तकरीबन कहा जाए 40 पैसे महंगा हो चुका है और डॉलर जो है 40 पैसे महंगा होने से 4,500 रुपये का पाकिस्तानी रिकॉर्ड में बैलेंस कर्जों का बोझ जो है
वो बढ़ चुका है। और माहिरीन ये कंसर्न शो कर रहे हैं, सनअतकार कंसर्न शो कर रहे हैं कि तेजी से डॉलर जो बढ़ रहा है उसे महंगाई का बड़ा तूफान आएगा और तमाम अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। जैसे कि हमने इस बार को देखा कि फी लीटर पेट्रोल जो है डॉलर महंगा होने की वजह से 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, डॉलर मजीद महंगा होगा तो तमाम चीजों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। इसके साथ इंटरबैंक के पास ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया और 272 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार ट्रेड कर रहा है। ये कंसर्न ये है कि डॉलर को जो फ्री फ्लो छोड़ा है ओपन मार्केट में, उसके बाद जो है इंटरबैंक में भी उसको फॉलो किया जा रहा है, जिससे तेजी से रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। अशरफ, जिस तरह आप बता रहे हैं कि डॉलर का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है, तो माहिरीन क्या कहते हैं? पेट्रोल अभी महंगा हुआ है। संडे के रोज़ विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया पेट्रोल की कीमत में। क्या दोबारा इजाफा होगा पेट्रोल की कीमत में? जी देखें, इस बात को समझना ये है कि पाकिस्तान जो हर जो दरामदी अशिया है वो डॉलर में खरीदता है। डॉलर की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही है आपको इजाफी रुपए की शक्ल में देना होता है। अगर डॉलर नहीं रुकता और इंटरबैंक में कहा जा रहा है माहिरीन की जानिब से अगर डॉलर 270 रुपए से ऊपर जाता है तो एक बार फिर बिजली की समेत जो है पेट्रोल की कीमत में भी एक झटका और लग सकता है, क्योंकि आप जितना डॉलर महंगा करेंगे उसकी कुव्वत खरीद जो है वो कम होती जाएगी, जिसकी वजह से आपको इजाफी जो पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए डॉलर खरीदने के लिए। तो तमाम जो आपका सबसे ज्यादा खर्चा होता है आपका दरामदी तेल पे, तो दरामदी तेल की कीमत जो जिसमें आपकी बिजली बनती है, जिससे तवानाई की जो कीमत है उसको भी बढ़ाना होगा। साथ में पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद बढ़ सकती है। अशरफ, दरामदाद हमारी पहले ही मुतासिर हैं, तो इस पे दरामदाद पे कितना असर पड़ेगा मजीद? जी देखा जाए ये जो बुनियादी वजह ये थी कि डॉलर इंटरबैंक का जो बहुत बड़ा फर्क था 35 रुपए का, जिसकी वजह से आपका रिमिटेंसेज भी और जो बरामदाद पे जो पैसे हैं वो नहीं आ रहे थे, वो अब इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क ना होने के बराबर रह गया, क्योंकि 35 रुपए का आप देखा जाए और मजमूई रुपए का फर्क रह गया। साथ ही ब्लैक मार्केट का खात्मा होता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन इस वक्त बुनियादी वजह यह है कि डॉलर की कोई सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हर रेट से खरीदारी हो रही है और डॉलर तेजी से ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्ट है उस पर हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है और डॉलर ना होने से तकरीबन जो है 6200 कंटेनर पोर्ट से फंसे हुए। रेट बढ़ तो गया है, लेकिन रेट बढ़ने के बावजूद जो है डॉलर की फराहमी नहीं हो रही है, माल क्लियर होने में मुश्किलात है, जिसकी वजह से सनद की पैदावार भी मुतासर है। और इतनी तेजी से जो रेट बढ़े हैं उससे सनद की पैदावार है उसका पहिया कैसे चलेगा, ये सनदकार भी सवाल उठा रहे हैं। अशरफ, ये भी बताएगा कि माहिरीन क्या कहते हैं कि क्या इकदाम करने चाहिए हुकूमत को इस सिचुएशन में? जी माहिरीन का तो ये कहना है कि IMF की शराइत को पूरा किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा कि डॉलर का फ्री फ्लो छोड़ा गया है और तकरीबन देखा जाए 7 कारोबारी रोज में डॉलर तारीख में पहली बार 40 रुपए के तकरीबन जो है महंगा हो चुका है एक डॉलर जो है पाकिस्तानी रुपए में। और उसके साथ साथ देखा जाए फ्यूल की कीमत भी बढ़ा दी गई है 35 रुपए। और उसके साथ जब गैस की कीमतें रह गई हैं, जैसे कि ओगरा की जानिब से आया था कि ना 1 जुलाई 2023 से जो है गैस की कीमत में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ साथ देखा जाए अब बिजली की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप फर्नेस ऑयल या जो RLNG मंगा रहे हैं उसके लिए काफी जो डॉलर के जो पाकिस्तानी रुपए में पैसे देंगे तो दरामदी LNG की लागत बढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि अब बिजली की कीमतों में कितना इजाफा होता है। कहा यह जा रहा है माहिरीन की जानिब से कम जैसे कि फ्यूल की प्राइस में 35 रुपए इजाफा हुआ है तो तकरीबन जो फी यूनिट बिजली जो है 6 से 8 रुपए फी यूनिट महंगी हो सकती है। ये बहुत जल्द हुकूमत को ये भी फैसला करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉलर रुक नहीं रहा है, रुपया मुसलसल गिर रहा है, आपकी कुव्वत खरीद गिर रही है और महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा, जिसमें आपकी दालें वगैरह और तमाम अजनास जो इम्पोर्ट होती हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसमें नुमाया इजाफा होगा। और साथ ही साथ जो गुड ट्रांसपोर्टर ने, जैसे हमारे रिपोर्टर हबीब खान ने जो अपडेट दी है कि गुड ट्रांसपोर्टर ने ये धमकी दी है कि अगर ये जैसे कि डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट जो है किराए की शक्ल में नजर आए, जिससे पुराने रेट पे वो किराए पे माल नहीं पहुंचा सकते कि 262 रुपए का जो है डीजल मिल रहा है फी लीटर, वो कैसे उसका रेट बढ़ाएंगे। अगर वो कहते हैं कि 1000 लीटर की बात करें तो हमारी जो लागत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हम उसको पूरा नहीं कर सकते। अब किराए जब बढ़ेंगे तो पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट मोड से सामान पहुंचता है उसकी लागत बढ़ जाएगी। और तमाम ठीक है अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात ज़फ़र पराचा साहब ने। ज़फ़र पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है, तो फिर इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए जनाब, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि भाई जो हमने इसको कैप हटाने का फैसला किया वो लेट किया बहुत ज्यादा, तो हमने जितनी तेजी से इसको दबाया हुआ था, प्रेशर किया हुआ था, उतनी ही तेजी से ये बाहर आया है और इसको कुछ टाइम लगेगा सेटल होने में।
जो कि एक अंदाजा है कि 270 और 275 के बीच में इंटरबैंक आएगा तो मार्केट सेटल होगी। क्योंकि अभी तक जो हमारा ख्याल था लोग इन कैश कराएंगे अपने, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स और फॉरेन रेमिटर, उन्होंने अभी तक इनकैशमेंट नहीं कराई है, तो फिर रोज बाजार बढ़ रहा है। तो जब तक ये मार्केट एक दफा आके सेटल नहीं होगी तो लोग इनकैश नहीं कराएंगे। ठीक है जफर साहब, ये भी बताइएगा। जी जी जी। इसके साथ साथ जो सप्लाई, जो पब्लिक अपने डॉलर की इनकैश कराना चाहती है, उनको डॉलर की सप्लाई नहीं मिल रही अपने बैंकों से, जिन जिनके डिपॉजिट्स हैं, और वो भी एक बड़ी ख़राब सिचुएशन क्रिएट हुई है। ना बैंकों से सप्लाई आ रही है, ना कहीं और से आ रही है। तो जब तक ये सप्लाई नहीं आएगी और लोग जो अपने डॉलर बेचना चाहते हैं, इसमें बड़ा फ़र्क आ गया ना, तकरीबन 35 रुपए का या 40 रुपए का, तो ये भी एक हाइप क्रिएट कर रही है। तो ये जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की कि अपनी मर्जी से हर आदमी मुल्क को चला रहा है, उसका चाहे कितना भी नुकसान हो तो खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। फिर इसके साथ साथ हुकूमत जो कह रही है हम सख्त फैसले कर रहे हैं, वो सख्त फैसले आवाम के लिए कर रहे हैं ना, अपने भी करें। एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं और अपने खर्चे बंद करें, अपने जो बड़ी बड़ी काबीना है या अपने सवाबदीदी फंड हैं पार्लियामेंटेरियंस के और के ब्यूरोक्रेट्स के, तो वो सख्त फैसला तो वो है। सख्त फैसला थोड़ी है कि आप जो टैक्स है उठा के बाईपास कर दे आवाम के ऊपर। जी, जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद $1 269 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है। जफ़र पराचा साहब, ये बताइएगा कि क्या तवक्को की जा रही है, कहां तक डॉलर जाएगा और उसके बाद इस्तेहकाम देखने में आएगा? ये तवक्को की जा रही है कि डॉलर 275 रुपये तक जाएगा और फिर उसके बाद ही नीचे आएगा। और ये फिर कोई जो है ना, क्योंकि जो मार्केट रेट है आपका, जो कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट, वो इसको डिटरमिन करेगा। लेकिन जब हमें बाकी फंड्स आ जाएंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से और दोस्त ममालिक से, तो फिर उम्मीद है कि ये नीचे आएगा। जैसे कि हमने माजी में देखा कि डॉलर 240 भी गया और वापस 215 पे भी है। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भी जब हमारी IMF से डील हो जाएगी और हमारी रेटिंग ठीक हो जाएगी और दूसरे जो ममालिक हैं जिन्होंने हमको फंड्स देने हैं, जिन्होंने टैग किया हुआ है IMF की डील के साथ, तो उससे भी बाजार में बेहतरी आएगी। लेकिन हमको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी होगी। अगर हम अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे तो फिर सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। खास तौर पे जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सियासत एक तरफ रख के और जो अपनी इकोनॉमी के ऊपर एक शासन करना है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ना मुल्क उनको माफ करेगा ना आवाम उनको माफ करेगी कभी, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत खराब है। सियासतदान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। तवक्को की जा रही है कि डॉलर 275 तक आएगा, उसके बाद इस्तेहकाम देखने में आ सकता है। माहिर मुआशियात जफ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बलोचिस्तान लसबेला में मुसाफिर कोच के हादसे में 32 लवाहिकीन ने CPLC कैंप से रब्ता कर लिया। CPLC हुकाम के मुताबिक 6 लाशों के लवाहिकीन ने रब्ता नहीं किया। DNA सैंपल मैच होने के बाद लाशों को वर्सा के हवाले किया जाएगा। तफसीलात बताएंगे इरफान अब्बासी। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था लसबेला के मुकाम पर 38 अफराद जो है वो अपनी जान से चले गए थे। इसके बाद जो तमाम लाशें थी वो कराची मुंतकिल की गई, पहले जिना अस्पताल कराची, उसके बाद ईदी सद खाने के अंदर मुंतकिल कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर CPLC की जानिब से एक कैंप लगाया गया जहाँ पर जो लवाहिकीन आ रहे हैं वो आकर के तमाम उनका डेटा जमा किया जा रहा है। और अब तक बताया गया है कि तकरीबन 32 जो लवाहिकीन हैं उन्होंने CPLC के कैंप पर रब्ता किया है। मज़ीद तकरीबन 6 लवाहिकीन हैं जिनका इंतज़ार है। मुझे बताइएगा अब तक की क्या सूरत हाल है? जैसे आपने बताया 32 लोगों ने अब तक रब्ता किया है, क्या उनसे डिटेल ले रहे हैं और कितने दिन का ये तक प्रोसीजर हो? देखिए, जो यहाँ पे आ रहे हैं विक्टिम्स के जो घर वाले हैं, पेरेंट्स इसके अंदर हो गए या भाई हो गए, बहन हो गए, बेसिकली ब्लड रिलेशन ही हमें चाहिए होता है। उनका हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हम बॉडी को आइडेंटिफाई करके उनके हैंड ओवर करें। 7 दिन का तकरीबन प्रोसेस है ये। तो 7 दिन के बाद जो इसकी प्रोसेस के बाद फिर इनको
शनाख्त हो जाएगी तो हम बॉडी जो है उनकी हैंड ओवर उनकी करेंगे जी। टोटल रात में जो है हमने जब क्लोज़ किया था तो 31 तकरीबन आ चुके थे जिन्होंने ब्लड सैंपल दे दिए। एक आज सुबह आ गया, 32 हो गए और टोटल 38 बॉडीज़ हमारे पास आई थी। तो 6 रह गई, तो उसके इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं। तो आज इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएंगी ताकि ये प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल 7 दिन के बाद तकरीबन इसकी रिपोर्ट आती है डीएनए की, और उसके बाद फिर जो लवाहिकीन है उनके हवाले ये लाशें की जाएंगी। इस हवाले से हमारी अस्पताल इंतजामिया से बात की हुई थी, उनका कहना था कि ना सिर्फ ये कि लवाहिकीन को तमाम तर जो सहूलियात है वो दे रहे हैं, बल्कि इसका जो मरहला है वो भी मुकम्मल कर रहे हैं जी। लायंस एरिया खतरनाक मोड़ के करीब फायरिंग से एक पुलिस अफसर शहीद हो गया। शहीद पुलिस अफसर की शनाख्त इकबाल के नाम से हुई है। रात गए मज़ार कायद के सामने खतरनाक मोड़ पर नामालूम मुसल्लह मुलजिमान ने मकतूल को 4 गोलियां मारी। फायरिंग के वक्त SHO ब्रिगेड खालिद रफीक भी शहीद अफसर के हमरा थे। लाश को रात गए ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद छिपा सर्दखाने मुंतकिल किया गया। रात गए ही शहीद अफसर के अहल खाना मैयत को आबाई शहर ओकाड़ा लेकर रवाना हो गए। पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि शहर में भिंडी की कीमतों ने डॉलर को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि प्याज, करेला और हरी प्याज भी महंगी हो गई हैं। भिंडी सरकारी सतह पर 60 रुपये, जबकि करेला और हरी प्याज 40 रुपये तक महंगी हो गई हैं। मुख्तलिफ बाज़ारों में भिंडी 320 रुपये किलो पर पहुँच गई, जबकि सरकारी कीमत 243 रुपये किलो है। करेला और हरी प्याज 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। करेले की सरकारी कीमत 173 और हरी प्याज की 163 रुपये किलो मुकर्रर है। टमाटर और आलू 40 से 50 रुपये किलो पर ही मुस्तहकम है। प्याज 20 रुपये इजाफे से 220 रुपये किलो पर पहुंच गया है। इसके अलावा कई सब्जियों की कीमतों में कमी और बेशतर की कीमतों में इस्तेहकाम देखने में आ रहा है। शहर में सरकारी कीमतों के इजरा के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा। शहर में CNG स्टेशन को 3 रोज़ की बंदिश के बाद गैस की तरसील बहाल कर दी गई है। सुसदन गैस कंपनी की जानिब से लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद जारी है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैप्टिव पावर को भी गैस 24 घंटों बाद बहाल की गई है। गैस की किल्लत के बायस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। तर्जुमान सुसदन गैस कंपनी का कहना है घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। अब आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध अपने क़याम के दौरान तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। गवर्नर सिंध सूबे में सरमायाकारी के सिलसिले में तुर्किया के सरमायाकारों से भी मिलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुँच गए। गवर्नर सिंध अपने क़याम के दौरान तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध सूबे में सरमायाकारी के सिलसिले में तुर्किया के सरमायाकारों से भी मिलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध अपने क़याम के दौरान तुर्किया के आला हुकाम से भी मुलाकात करेंगे। और इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध सूबे में सरमायाकारी के सिलसिले में तुर्किया के सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध अपने क़याम के दौरान तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकात भी करेंगे और गवर्नर सिंध सूबे में सरमायाकारी के सिलसिले में तुर्किया के सरमायाकारों से भी मुलाकातें करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी 6 रोज़ा दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। गवर्नर सिंध अपने क़याम के दौरान तुर्किया के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। तफसीलात जानेंगे आज़िज़ जमाली से। जी आज़िज़, बताइएगा। जी हाँ, ये गवर्नर सिंध जो है आज सुबह यहाँ से रवाना हो गए हैं कराची से, और ये तुर्किया के हेडक्वार्टर इस्तांबुल पहुँच चुके हैं। इनका कोई तकरीबन 1 हफ्ते का ये दौरा है गवर्नर सिंध का, और ये गवर्नर सिंध का पहला गैर मुल्की दौरा है। इसमें ये वहाँ पे पाकिस्तानी सोसाइटी के कम्युनिटी के कुछ तकारीब हैं, उनको भी खिताब करेंगे, और तुर्की के जो है आला हुकाम हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। मुमकिन है कि तुर्की के सदर से भी इनकी मुलाकात वहाँ पे हो, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल 2-3 वहाँ पे सरगर्मियाँ हैं, 2-3 सेमिनार्स हैं, उसको भी गवर्नर सिंध वहाँ पर खिताब करेंगे, और 1 हफ्ते के बाद इनकी यहाँ पर कराची वापसी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ आपका। यहाँ आपको बताएं कि महकमा मवेशी और माहीगिरी की सरकारी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ले उड़ा। दानिश सईद ने तबादले के बावजूद सरकारी गाड़ी वापस न की। दानिश सईद मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हैं। उनके कब्जे में टोयोटा डबल कैबिन 4x4 गाड़ी है। आपको बताएं कि महकमा मवेशी और माहीगिरी की सरकारी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ले उड़ा। दानिश सईद ने तबादले के बावजूद सरकारी गाड़ी वापस न की। दानिश सईद मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात हैं और उनके कब्जे में टोयोटा डबल कैबिन 4x4 गाड़ी है।
आपको बता रहे हैं कि महकमा मवेशी और माहीगिरी की सरकारी गाड़ी है जो कि साबिक प्रोजेक्टर डायरेक्टर ले उड़े हैं। दानिश सईद ने तबादले के बावजूद सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। दानिश सईद मेंबर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू तैनात हैं। महकमा मवेशी और माहीगिरी की सरकारी गाड़ी साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ले उड़े हैं और दानिश सईद तबादले के बावजूद सरकारी गाड़ी वापस नहीं कर गए। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नूरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये महकमा मवेशी और माहीगिरी के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर दानिश सईद, उनका तबादला हो गया। वो इस वक्त महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो मेंबर के तौर पर तैनात है, लेकिन उनकी जानब से जो सरकारी गाड़ी महकमा मवेशी और माहीगिरी के ज़ेर इस्तेमाल थी GSC 6899 जो टोयोटा डबल केबिन हाईएस्ट जो गाड़ी है, जो गाड़ी उसके कब्जे में था, उन्होंने वो गाड़ी जो है तबादले के बावजूद वापस नहीं की, जिसके बाद महकमा मवेशी और माहीगिरी ने इस अफसर को शोकाज नोटिस जारी करके गाड़ी वापस करने की हिदायत की, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने ये सरकारी गाड़ी वापस नहीं की। वो गाड़ी इस वक्त भी उनके कब्जे में है, जिसके बाद महकमा मवेशी माहीगिरी ने महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को खत तरसाल करके दरख्वास्त की कि फौरी तौर पर इस अफसर से जो गाड़ी वापस लाई जाए, लेकिन महकमा एसएनडी ने ये जवाब बनाया कि ये महकमा मवेशी माहीगिरी का इंटरनल मामला है, महकमा एसएनडी का नहीं है, जिसके बाद ये महकमा उस अफसर को किसी किस्म का कोई शोकाज नोटिस जारी नहीं कर सकता है। जिसके बाद इस वक्त भी महकमा मवेशी और माहीगिरी के अफसरान इस अफसर से गाड़ी वापस लेने के लिए मजबूर है, लेकिन बासर अफसर ये गाड़ी वापस करने को तैयार नहीं है। ये सरकारी गाड़ी 2008 मॉडल की है, ताहाल इसके कब्जे में बरकरार है। जी ठीक है आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट ने नाजिमाबाद मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मिसमार करने के केस में DGKDA डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेक्रेटरी बल्दियात एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार से दरख्वास्त के काबिल समात होने पर दलाल भी तलब कर लिए हैं। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। बाद में मुजाहिद कॉलोनी में घरों को मस्मार करने का ये मामला है। एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी वकीलों की जानिब से, जिसकी आज समाअत हुई है और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजाहिद कॉलोनी के मकीन और उनके वकील। उनसे पूछते हैं कि आज उनकी दरख्वास्त पर क्या कार्रवाई हुई है और उनका मौक़िफ़ क्या है। तो आज केस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी मुजाहिद कॉलोनी का केस था, आज ज़ेर समाअत था और इसमें हमारे इस्तदा ये थी कि जो इलीगल ऑपरेशन जारी था, जो कि 70 साल आबादी है, यहाँ पे गरीब लोगों की आबादी है और काफ़ी अरसे से रह रही थी और इनको मस्मार किया जा रहा है, इनके घरों को मस्मार किया जा रहा है, लिहाजा इनको रोका जाए, इस्तदा की जाए। अदालत ने सुनने के बाद फ़रकीन को जो KDA है और इसके अलावा दीगर अदारे हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और डायरेक्शन दिया है कि 21 फरवरी तक जो है ना आप अपनी रिपोर्ट जमा करवाएं और उस वक्त तक आप ऑपरेशन को सस्पेंड करें। अच्छा, अदालत ने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, फिर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज किया है। बिल्कुल, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ऐसे, लेकिन उसमें हमने ये इस्तदा की थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि जो आबादी नाले के ऊपर आ रहे या कोई रोड के ऊपर आए तो उसके खिलाफ ऑपरेशन। यहाँ के हमारा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसकी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत तशरीह कर रहे हैं और गलत तशरीह करके वो जो गरीब लोग हैं या गरीब कच्ची आबादी है उनको मस्मार किया जा रहा है। तो वो उसकी जो डिक्शन है सिर्फ और सिर्फ नाले के ऊपर है, रोड के ऊपर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर है। इस तरह नहीं है कि आप किसी का भी घर जाके तोड़ दें। इसलिए फिर हमने अदालत को यही बताया कि अगर हमारी इलीगल आबादी है तो 70 साल से हम यहाँ पर आबाद हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया गया। तो इस वजह से मेरे ख्याल में तो ये हमारी जो आबादी है वो एक बिल्कुल कानूनी तौर पर मौजूद है और यहाँ पे जो अब्बासी हैं काफ़ी सालों से यहाँ पर राज पजीर हैं। रुपए की कदर में तेज़ी से कमी पर बिजनेसमैन शदीद परेशान हैं। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी का कहना है डॉलर को नहीं रोकना चाहिए था, अब डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ दिया गया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। कदर मुसलसल कमी के असरात नज़र आ रहे हैं। हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है जिसमें फ्यूल की कीमत जो है पेट्रोल और डीजल 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। उसका कितना इम्पैक्ट होगा जानते हैं। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी इस वक्त मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, क्या इम्पैक्ट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म की महंगाई और गरीब आवाम बेचारी पिस के रह गई और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो अभी भी मज़े कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जितनी बड़ी कैबिनेट, जितने एडवाइज़र, जितने मिनिस्टर पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में नहीं थे। अगर इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है और ईमानदारी से मोहब्बत है, और ईमानदार सियासतदान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए ना मुल्क से। मैं समझता हूँ इनको कोई मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर ये, और देखो इन्होंने जो डॉलर को फ्री फ्लोट किया, हमने इनको स्टार्ट में कहा था, तमाम मुल्क की ताजिर बरादरी ने कहा था आप इसको ना रोकें, फ्री फ्लोट कर दें। अगर ये आज स्टार्ट में करते तो आज डॉलर जो है वो रिवर्स हो जाता
और क्यों डॉलर इतना प्राइस बढ़ गई है कि आपकी होम रेमिटेंस कम हो गई, आपकी एक्सपोर्ट कम हो गई, आपने गलत फैसले किए, एक्सपोर्टर्स की एसेसरीज रोकी, आपने गलत फैसले किए, वो 84-85 में उनको रोक दिया। भैया आपको जो रोकना है आप फिनिश गुड्स रोकें, आप अय्याशी की चीज़ें रोकें, उसको नॉन टैरिफ बैरियर लगाएं। दुनिया में सबसे बड़े नॉन टैरिफ बैरियर के एक्सपर्ट कौन है? हमारे इर्द गिर्द की कंट्रियाँ हैं दो, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वो नॉन टैरिफ बैरियर के एक्सपर्ट्स हैं। हमें उनको कॉपी करना चाहिए। जब अगर हमारे पास अपनी अकल नहीं है तो उनको नकल करें आप। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर ये फ़ौरन सीरियसली प्राइम मिनिस्टर अगर इस पे एक्शन नहीं लेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत बुरा अवाम का बेचारों का हाल होगा। और आगे रमज़ान भी है, आगे रमज़ान भी आनी है। अल्लाह ताला रहम करे, रमज़ान के महीने में हमारा मुल्क बना है। मैं समझता हूँ रमज़ान से पहले पहले अल्लाह ताला कोई बेहतर इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला की मदद आएगी। जैसा कि आपने सुना, बड़ा कंसर्न देखा जा रहा है कि रुपए की कदर में जो कमी है उसके बाद महंगाई का तूफान अब नज़र आ रहा है। फ्यूल की कीमत बढ़ गई और दीगर अजनास की भी कीमत बढ़ेगी। यहाँ मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर ऐसे इकदाम उठाए ताकि गरीब आदमी उसको सह सके। जी, SSU कमांडो की नेशनल आइस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी, सोने और कांसी के तमगे अपने नाम कर लिए। DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की कमांडो को कामयाबी पर मुबारकबाद। मुदस्सर अली ने गिलगित बल्तिस्तान के शहर नलतर में मुनाकिदा 6 रोज़ा नेशनल आइस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सोने और कांसी के तमगे हासिल किए हैं। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए SSU कमांडो की नेशनल आइस स्पोर्ट चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी सामने आई है और उन्होंने जो है सोने और कांसे के तमगे अपने नाम कर लिए हैं, जिस पर DIG मकसूद अहमद ने कमांडो को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। इस चैंपियनशिप में मुदस्सर अली ने गिलगित बल्तिस्तान के शहर नलतर में मुनक्किदा 6 रोज़ा नेशनल आइस स्पोर्ट चैंपियनशिप में सोने और कांसी के जो है तमगा हासिल किए। और कमांडो ने फिगर स्कीटिंग में सोने और कर्लिंग स्कीटिंग के मुकाबले में कांसे का तमगा अपने नाम किया है। चैंपियनशिप में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाक आर्मी और पाक फ़ज़ाइया समेत मुल्क भर के नामवर टीमों ने शिरकत की थी। चैंपियनशिप का इनेकाद मौसम सरमा की आमद पर हर साल किया जाता है, जहां मुकामी और गैर मुल्की सियाह खेलों के इवेंट और मुकामी सकाफत से लुत्फ अंदोज होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका। सिंध गर्ल्स कॉलेज गेम्स क्रिकेट का प्री क्वार्टर मुकाबला PCHS गर्ल्स कॉलेज और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N गर्ल्स कॉलेज के दरमियान हुआ। PCHS ने नॉर्थ नाजिमाबाद को शिकस्त देकर मैच जीत लिया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। गर्ल्स कॉलेज गेम में इंटर क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। PCHS गर्ल्स कॉलेज और नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N कॉलेज के दरमियान मुकाबला हुआ। PCHS गर्ल्स कॉलेज ने बड़ी शानदार बैटिंग की। 3 ओवर में जो है वो 51 का टारगेट दिया, जो आसानी से टारगेट देने के बाद जो नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक N है वो इसको हदफ को मुकम्मल ना कर सकी। PCHS गर्ल्स कॉलेज जो है ये मुकाबला जीत चुकी है और प्री क्वार्टर के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान A की खिलाड़ी मासूमा रिजवी। हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, ज़बरदस्त बैटिंग की आपने, हमने देखा बॉलिंग भी आपकी बहुत ज़बरदस्त थी। क्या कहेंगी, मैच जीत के आपने प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर लिया है? पहले बात तो खुशी हो रही है कि ये इवेंट्स हो रहे हैं, कॉलेजेस के इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें काफ़ी नई बच्चियाँ हैं जो अपना पोटेंशियल दिखा रही हैं और आगे आ रही हैं। हमारे कॉलेज की भी काफ़ी यंग टीम है जो हमें सपोर्ट कर रही है थ्रू आउट द फील्डिंग और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जीतने की कितनी खुशी है बताइएगा, और इस इवेंट के हवाले से बताइए। ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है, सिंध कॉलेज गेम्स हो रहे हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि फ़ुटबॉल भी हुआ ख़वातीन का, टेबल टेनिस भी है, रैकेट भी है, दीगर गेम्स यहाँ पर होते हैं। आप क्या समझती हैं, लड़कियाँ बढ़ चढ़ कर इस गेम में हिस्सा ले रही हैं? ये तो काफ़ी टाइम बाद 5th सिंध गेम्स हो रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये इंटर कॉलेजिएट की तरफ से कि जो लड़कियां नहीं अपना पोटेंशियल दिखा पा रही थी वो अब अपने आप को शो ऑफ कर रही हैं और आगे आ रही हैं। और जीतने की तो खुशी हर कॉलेज को होती है, हर कॉलेज चाहता है कि वो ऊपर आए, तो इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट विन करना चाहेंगे हम भी। देखें, बिल्कुल PCHS गर्ल्स कॉलेज की ये कप्तान है मासूमा जहरा। इनका ये कहना है कि ज़बरदस्त इवेंट है जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें न सिर्फ जो है सिर्फ क्रिकेट बल्कि फ़ुटबॉल और दीगर गेम भी जो है, जिसमें कॉलेजेस की मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की जो लड़कियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। और इनका ये कहना है कि आज मैच जीत के जो है प्री क्वार्टर के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और कोशिश करेंगे कि फ़ाइनल का मुकाबला भी जीतें। जी, इस्लाहुद्दीन हॉकी स्टेडियम नॉर्थ नाजिमाबाद में ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल।
सलाउद्दीन हॉकी स्टेडियम नॉर्थ नाज़ाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मैच अब से कुछ देर पहले अख्ताम पजीर हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी को इस मैच में शिकस्त हुई है तीसरी पोजीशन के मैच में, और सुपीरियर कॉलेज लाहौर की टीम ने जो ये मैच जीता है और तीसरी पोजीशन हासिल की। उसने हमारे साथ इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद अली खान जो कोच भी रहे हैं पाकिस्तान जूनियर टीम के, और इंटर यूनिवर्सिटी जो हायर एजुकेशन कमीशन के सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल है। हम इनसे बात करेंगे। अली भाई, किस तरह आपने मैच को देखा? कराची यूनिवर्सिटी इतनी प्रैक्टिस करती है लेकिन आज उसका खेल कहीं नज़र नहीं आया। नहीं जावेद भाई, मैं तकरीबन सारे मैचेस देख रहा हूँ यहाँ पे। कल भी इनका मैंने मैच देखा, कराची यूनिवर्सिटी का सेमीफाइनल था। एक्चुअली बात यह है कि जितने जितने मैचेस खेलेंगी प्लेयर्स, हमारी टीमें खेलेंगी, और आज का भी मैच है तीसरी पोजीशन का हुआ है। सुपीरियर कॉलेज ने अच्छा खेल का मुजाहरा किया और 2-0 से जीत के हमकिनार बनाया। तो देखें, हर टीम जब दो टीमें खेलती हैं तो एक टीम हारती भी है और एक टीम जीतती भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कराची यूनिवर्सिटी ने अच्छा गेम पेश किया था, लेकिन बदकिस्मती से कि कभी ऐसा भी होता है कि बैड लक भी होती है। कल की भी ये मैच खेली हुई थी, कल की भी थकी हुई थी ये लोग। बहरहाल ये है कि मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि HEC ने जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है, जो यूनिवर्सिटी के जो मैचेस हैं, तो लड़कियों को मैंने देखा कि टैलेंट बहुत है। मैं 17-18 में भी सिलेक्टेड था वुमेंस कौमी हॉकी टीम का। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम भी बहुत टैलेंट था और अब भी टैलेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलखुसूस कौमी हॉकी खेल में तवज्जो देना चाहिए, लड़कों को इंसेंटिव देना चाहिए, नौकरियाँ देना चाहिए और फेडरेशन को उनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई। सुना आपने कि मोहम्मद अली बताया था कि हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी में शामिल करना पड़ेगा और खिलाड़ियों की रोज़गार का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना खिलाड़ियों को किस आस पे हम बड़ी टीमों में खिलाएंगे, उनका रोज़गार का जब तक बंदोबस्त नहीं होगा। आपको बताएं कि इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के तीसरे पोजीशन का मैच तो हो चुका है, जो कराची टीम की हार गई और सुपीरियर कॉलेज लाहौर ने यूनिवर्सिटी ने जीता है, तीसरी पोजीशन हासिल की। अब फाइनल कुछ देर बाद खेला जाएगा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन के दरमियान होगा, इसी ग्राउंड पे सलाउद्दीन एकेडमी पे। जी, शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 1 में बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगे हीरा जबीन। गैर निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए अहमियत का हामिल है। जहाँ एक तरफ कई स्कूल गैर निसाबी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर अपने स्कूल से ख़त्म कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहीन पब्लिक स्कूल जो है अपने स्कूल्स में ये सरगर्मियाँ शानदार तरीके से करा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन पब्लिक स्कूल कैंपस 1 में और मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल सना मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जी मैम, बताइएगा कि कितना अरसे से आप लोग अपने स्कूल में ये एक्टिविटीज़ करा रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपके कैंपस में? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन पब्लिक स्कूल में हम लोग 40 ईयर से इस तरह की वर्किंग कर रहे हैं और जिस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन पब्लिक स्कूल जो है वो बच्चों के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हर बच्चा इंडिविजुअल तौर पे स्टेज पे आता है, माइक होल्ड करता है और इतने सारे क्राउड को फेस करता है। तो ये प्लेटफॉर्म आई थिंक शायद ये स्पेशलिटी है यहाँ की कि प्ले हाउस से लेके मैट्रिक तक का बच्चा जो है वो स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है। और एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पे प्ले ग्रुप का बच्चा मतलब छोटे बच्चे जो प्री प्राइमरी के हैं वो अपना प्रोग्राम खुद रन कर रहे होते हैं। लाइक कंपेयरिंग करनी है तो वो प्ले हाउस का बच्चा जो रोता हुआ फर्स्ट डे पर स्कूल आ रहा होता है वो चंद ही टाइम में इतना ट्रेंड हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कंपेयरिंग भी खुद कर रहा होता है माशाल्लाह। जी, हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल सना मौजूद है, जिनका कहना है कि हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक O लेवल तक के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि प्ले ग्रुप के बच्चे सबसे छोटे माने जाते हैं जो कि स्कूल में रोते हुए आते हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर कंपेयरिंग और जो अच्छी जो स्टेज परफॉर्मेंसेस हैं वो दे रहे हैं। इससे ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बच्चों के लिए बहुत। मादनी वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार वहाब बुगटी का कहना है कि कराची के शहरियों से मिलकर बहुत खुशी होती है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। इस वक्त मेरे साथ बड़े मारूफ गुलकार वहाब बुगटी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी कौन सी नई एल्बम आने जा रही है और 2023 में इनका कौन सा ऐसा गाना है जो शायकीन जो गुलकारी हैं वो सुनने जा रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ ने तो शहर कायद में जादू जगाया हुआ है। आपको उम्मीद थी आपका एक जो गाना था कूक स्टूडियो वाला इतनी मकबूलियत के झंडे गाड़ेगा? बस सब मेहनत कर रहे थे, उम्मीद से ही दुनिया कायम है और
उसी टाइम से जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला लोग सुनेंगे इसको। लोग सुनेंगे। अच्छा मुझे ये बताया, आपने बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत की, जो नई आने वाली जो नस्ल है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मेहनत करें। अभी तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, जैसे आज यूथ फेस्टिवल है, ऐसे ऐसे जो है ना उनके लिए आसानियाँ हो रहे हैं। बस मेहनत करें, काम करें। हाँ हाँ। अच्छा, आपका एक गाना था बड़ा मकबूल था, वो हमारे शायकीन के लिए अगर आप गुनगुनाएं तो क्या ही बात होगी? दीर बिया म फकीर बिया वो, दीर बिया म फकीर बिया खाना जानर स्याहे जरा मना रोल नवा तो बरा, मना रोल नवा तो बरा। अच्छा आप सब ये बताइएगा, इतना ज़बरदस्त मौसम है, ठंडी ठंडी फ़िज़ा है, शहरकायत के इस मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं? जी ज़बरदस्त माशाल्लाह, VIP मैं आता रहता हूँ वहाँ, बहुत प्यारा मौसम है जी जी। अच्छा आप कुछ हमारे शायकीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे और जो नई नस्ल है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस इनके लिए आसानी पैदा करें, जैसे यूथ फेस्टिवल है सरदार साहब के और यहाँ के जो है ना शाह साहब के थ्रू हो रहे हैं, ये होना चाहिए हर जगह। जी 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 थैंक यू जी। वहाब बुख्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि कराची का मौसम बड़ा सुहाना है, आते रहते हैं, और जो नई आने वाली नस्ल है उनको चाहिए कि अपनी आवाज़ के ज़रिए अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवाएं और इसी तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जी।